Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new lecture, electric field and its intensity. Electric field, what is electric field? Electric field is defined as the region around a charged body within which a charge can exert force of attraction or repulsion on a test charge. Then this region is known as electric field. एक चार्ज से इर्द गिर्द एक ऐसा इलाका जिसमें ये चार्ज एक टेस्ट चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन अप्लाई कर सकता है, तो इस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या चीज़ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो सकता हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से रिप्रेजेंट होती है और मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, F फोर्स है। फर्ज करें हमारे साथ एक टेस्ट चार्ज है, 1 कूलम टेस्ट चार्ज है सपोज, और उस पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो सकता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, यानी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब चूँकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस बढ़ेगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो लिहाजा अगर हम यूनिट चार्ज की जगह कोई बड़ा चार्ज रख ले एक पॉइंट पर, तो उसे हम एक यूनिट के लिए कैलकुलेट करेंगे। बड़ा होगा तो बड़ा चार्ज पड़ा होगा एक पीरियड में, तो उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, तो उस यूनिट पर कितना अप्लाई होता है। फर्ज करें 5 कूलम चार्ज है हमारे साथ और उसी पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है। तो इसको अगर हम फार्मूले में पुट कर ले E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई क्यू, तो हमारे साथ आएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम, यानी यूनिट चार्ज पर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन अलोंग द फोर्स होगी, चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होती है। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सोर्स चार्ज क्यों? तो इसके लिए कंसिडर कर ले एक सोर्स चार्ज क्यों और इसकी फील्ड में एक टेस्ट चार्ज कंसिडर कर ले क्यू नॉट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा, तो वो बराबर है इस दो चार्जेस के लिए F इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, यानी ये टेस्ट चार्ज हमने कितने फासले पर रखा है। अब हमने पहले वाली इक्वेशन में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इस इक्वेशन में हम अगर F की वैल्यू पुट कर ले तो हमारे साथ आएगा E इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे साथ रह जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। इसमें क्यों वो सोर्स चार्ज है। अब अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव आएगी, और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव आएगी। इस इक्वेशन से एक बात वाज़ेह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी जितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी।
खा वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जो भी चार्ज हो, अगर हम उससे जितना दूर होंगे तो उतना ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव की जो बात मैंने की, ये सिर्फ हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज ने प्रोड्यूस की, पॉजिटिव ने प्रोड्यूस की या नेगेटिव ने प्रोड्यूस की। परस करें हम कहते हैं कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -5 न्यूटन पर कूलम है और दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -10 न्यूटन पर कूलम है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि चूँकि -5 -10 से बड़ा है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। ये जस्ट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यानी -10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। एक चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसी लाइंस है जो जिस डायरेक्शन में अगर हम उस फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिलीज़ कर ले तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में एक लाइन हम ड्रा करेंगे, तो ये हमारे साथ एक फील्ड रिप्रेजेंटेशन बनेगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो लिहाजा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर हम पॉजिटिव सोर्स चार्ज की फील्ड में रिलीज़ कर ले तो ये इसे रिपेल करेगा, अपनी से दूर धकेलेगा। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर पॉजिटिव चार्ज आर पॉइंटिंग अवे, और अगर हम इसे नेगेटिव सोर्स चार्ज की फील्ड में रिलीज़ कर ले तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, यानी इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर द नेगेटिव चार्जेस आर पॉइंटिंग इनवर्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के नज़दीक हो तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से दूर हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर एक जगह पर कन्वर्ज हो रहे हों तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि यह अट्रैक्टिव फोर्स है, दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है। और अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्ज हो रहे हो एक जगह पर, तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कैसे होता है? तो ये इस तरह डिफाइन होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी एक सर्टेन एरिया से जितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हो, तो उस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई से रिप्रेजेंट होता है और ये बराबर है मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट ए। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ए वेक्टर एरिया है। वेक्टर एरिया क्या चीज़ है? तो वेक्टर एरिया एक ऐसा एरिया है जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। यानी डायरेक्शन इसकी क्या होगी? डायरेक्शन इसकी बिल्कुल इसके सरफेस के नॉर्मल होगी। यानी फॉर एग्जांपल एक प्लेन है, हम बुक को पढ़ रहे तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की जानिब है, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो इस इक्वेशन पाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इससे हम फ्लक्स की डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ए मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया है, और कॉस थीटा यानी थीटा ई और ए के दरमियान एंगल है कि ये एरिया कितना एंगल बनाता है, यानी ये वेक्टर एरिया कितना एंगल बना सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ। सिंपल हम ये भी कह सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट सर्टन एंगल।
ये हमने कैसे मालूम किया कि ई ए cos थीटा कैसे है। तो फर्ज करें हमारे साथ एक एरिया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक ख़ास एंगल बनाता है, जैसा कि इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मिक़दार कम होगी अगर ये एंगल ज़्यादा होगा, और ये फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा अगर ये एरिया की डायरेक्शन, अगर एरिया इस फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो ये मतलब ये एंगल पर डिपेंड है। अब इस एरिया की दो कंपोनेंट्स है, जिसमें एक कंपोनेंट ऑफ द एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम पास होती है और एक से ज़ीरो पास होती है। सो जिस कंपोनेंट ऑफ द एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम पास होती है, तो हम उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो इसमें एक cos थीटा एक ऐसा कंपोनेंट है जो इफेक्टिव कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी से पास होती है, तो इसीलिए हम एक ही जगह एक cos थीटा पुट करेंगे, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एरिया पुट करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हमारे साथ ये इक्वेशन बनेगा ई ए cos थीटा। अब मैक्सिमम फ्लक्स कब पास होगी, तो इस इक्वेशन से क्लियर है कि cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आती है एट एंगल 0 डिग्री। सो अगर एंगल 0 हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम पास होगा। और 0 फ्लक्स कब पास होगी, तो चूँकि फ्लक्स cos थीटा पर डिपेंड है, इसकी वैल्यू cos थीटा पर डिपेंड है, ई ए पर भी डिपेंड है, लेकिन अगर एंगल की बात हम कर रहे हैं तो ये थीटा पर भी डिपेंड है। फ्लक्स 0 तब पास होगी जब cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और cos थीटा की वैल्यू 0 आती है 90 डिग्री पर। सो अगर ये एरिया इस अंदाज से इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद हो कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ 90 डिग्री बना ले, तो तब ये फ्लक्स 0 होगा। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं किसी ऐसी एरिया से जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट ना हो, इर्रेगुलर सरफेस हो मतलब, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मौजूद हो, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट ना हो, तो उस वक्त हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम इस एरिया को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, इतनी छोटे छोटे पार्ट्स में कि एक एक पार्ट की डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, यानी कि इसकी एक स्पेशल डायरेक्शन हो, और उस एरिया से जो फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर मौजूद हो तो वो भी कांस्टेंट रहे। तो उस स्मॉल एरिया की इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे, जो कि फ्लक्स 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 इनटू डेल एरिया 1 एक के लिए, सिमिलरली पाई 2 इज इक्वल टू E2 डेल एरिया 2, सिमिलरली पाई 3 इज इक्वल टू E3 डेल एरिया 3, सिमिलरली n के लिए हम कैलकुलेट करेंगे पाई n इज इक्वल टू ई एन डेल एन, और फिर इस सब फ्लक्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे साथ बनेगा टोटल फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू ई समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डेल एरिया n। तो इस इक्वेशन से हम फ्लक्स मालूम करेंगे। अब फर्ज करें एक क्लोज सरफेस है, तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस में एंटर हो रहे हों तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी इस पॉइंट पर जहाँ ये एंटर होते हो, और अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया से किसी क्लोज सरफेस से लीव हो रहे हो, उससे निकल रहे हो, तो उस वक्त हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे। इसलिए पॉजिटिव लेंगे कि उस एग्जिट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शन सेम है, यानी 0 डिग्री पे है। तो लिहाजा cos 0 इज इक्वल टू 1, और इंटरेंस पे चूँकि एंटी पैरेलल है यानी 180 डिग्री है, तो cos 180 इज इक्वल टू -1, इसलिए एंट्रेंस पर एंटरिंग टू अ क्लोज एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव, एंड लिविंग द क्लोज एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव। सो हम क्लोज सरफेस के लिए ये भी कह सकते हैं कि
अगर एक क्लोज सरफेस में एंटरिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और लिविंग लाइन ऑफ फोर्स इक्वल हो तो उस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगी, बिकॉज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड और नेगेटिव सेम आती है, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे साथ है गाउस लॉ। गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है, जो एक क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो इसके लिए हमने ये गाउस लॉ है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास होगा, या इस गाउस लॉ को हम एक सर्टन पॉइंट पर किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस लॉ में ये गाउस साइंटिस्ट क्या कहता है, इसमें कहता है कि Gauss law state that the net electric flux out of a closed surface is equal to the charge Q enclosed by the surface divided by the permittivity of the medium। यानी एक क्लोज सरफेस में अगर एक सरफेस में हम एक चार्ज इंक्लोज कर ले तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से जो निकलता है या जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है उस सरफेस से, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो बराबर होगी चार्ज इंक्लोज इन द सरफेस। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है और चार्ज और सरफेस के दरमियान जो मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड है, यानी चार्ज ऑफ इंक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट है। अब अगर इस स्टेटमेंट को हम और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसको ड्राइव करना चाहते हैं, तो इसके लिए कंसिडर कर ले एक चार्ज जो एक ख़ास सरफेस में इंक्लोज्ड हो, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इस सरफेस से निकलेगा। क्योंकि ये सरफेस की डायरेक्शन, इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन जिस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो लिहाजा हम इस सरफेस को स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, डेल एरिया 1, डेल एरिया 2, डेल एरिया 3 वगैरह इस फॉर्म में डिवाइड करेंगे सारी एरिया को। अब क्योंकि ये स्मॉल एरिया इतनी स्मॉल होंगे कि इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, तो हमने चूँकि पिछली टॉपिक में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड टू वेक्टर एरिया। सो इसमें हर एक के लिए, हर एरिया के लिए आप फ्लक्स मालूम कर ले तो हमारे साथ आएगा फ्लक्स 1 इज इक्वल टू E1 डेल एरिया 1, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू E2 डेल एरिया 2, सिमिलरली फ्लक्स N इज इक्वल टू En डेल एरिया 1। अब सारी फ्लक्स को अगर आप ऐड कर ले तो हमारे साथ बनेगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 अप टू सो ऑन फ्लक्स N। चूँकि इन सब को सम करना है तो लिहाजा हम यूज़ करेंगे समेशन फ्लक्स 1, 2, 3 वगैरह। अब फ्लक्स चूँकि E डेल एरिया के बराबर है, सो समेशन ऑफ E इंटू डेल एरिया N। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फर्ज करें ये चार्ज इसके सेंटर पे है, तो इस सरफेस पर, ये स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इस सरफेस पर। एरिया चूँकि स्मॉल है तो हम सब स्मॉल एरिया को अगर सम कर ले तो समेशन हम अप्लाई करेंगे डेल एरिया को, तो हमारे साथ आएगा टोटल एरिया फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू टोटल सरफेस एरिया। अब ये एरिया जो हमने इस चार्ज की कंसिडर किया है ये एक स्फेरिकल है, तो जो कि ये इस एरिया टोटल हमारे साथ एक स्फेयर की सरफेस एरिया आएगी। स्फेयर की सरफेस एरिया बराबर है 4πr² की। आर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस है, तो हमारे साथ ये इक्वेशन बनेगा फ्लक्स टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। अब पिछली वाली इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट अ सर्टेन डिस्टेंस r इज गिवन बाय E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू r²। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर ले, इस E को हम इस इक्वेशन में पुट कर ले तो हमारे साथ बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q
4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे साथ बनेगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी ये क्यू क्या है, ये वही टोटल चार्ज जो इस सरफेस के अंदर था। तो हम इसको हम गाउस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं, यानी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस हो तो उसकी परमिटिविटी पर डिवाइड कर ले तो हमारे साथ आएगा टोटल फ्लक्स। तो इस इक्वेशन से हम गाउस लॉ को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज वन इनॉट टाइम ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आ चुका है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।